हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सार्थ क्लासेस में। आज हम कक्षा 7वीं की एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का अध्याय 9 देखने वाले हैं, जिसका नाम है शासक से शासित तक सरकार के प्रकार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास कौटिल्य की कुछ पंक्तियां दी गई हैं जो कि उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र से ली गई हैं। क्या कहा गया है कि राज्य के आंतरिक प्रशासन में एक शासक का दायित्व 3 स्तरों पर होता है। इसमें हमें शासक के दायित्वों के बारे में बताया गया है। कौन कौन से दायित्व हैं? पहला है रक्षा, यानी कि बाहर के जो आक्रमण होते हैं उनसे अपने पूरे राज्य की सुरक्षा करना। जैसे कि हम देख पाते हैं कि हमारे देश की सीमा पर जो सैनिक हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। इसके बाद देखिए पालन, इसका अर्थ है कि राज्य के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखना और शासन को सुचारू रूप से यानी कि बिना किसी बाधा के चलाना। इसके बाद हमारे पास आता है योगक्षेम, यानी कि जो हमारी जनता है उनके हितों की रक्षा करना। इसका सीधा मतलब है कि जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए एक शासक को, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास जो है भारतीय संसद का भीतरी दृश्य एक दिखाया गया है। यहीं पर जो है हमारे देश में नीतियां बनाई जाती हैं। इसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो इसी पेज पर नीचे हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न करके 4 प्रश्न दिए गए हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं? सरकार के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? दूसरा प्रश्न है सरकार अपनी शक्तियां कहाँ से प्राप्त करती है? तीसरा प्रश्न है एक देश की सरकार जनता के किस प्रकार संवाद जो है स्थापित करती है, यानी कि किसी भी देश में जो सरकार है वो किस प्रकार से अपनी जनता की जो मांगे हैं या फिर उन तक अपनी बात पहुंचाती है, अपना संवाद स्थापित करती है। चौथा प्रश्न है लोकतंत्र का क्या महत्व होता है? अब देखिए अगर हम अगले पेज पर चलते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया है सरकार क्या है, इसके क्या कार्य हैं। सबसे पहले कहता है कि आपने कक्षा 6 में भी इसके बारे में देखा था कि सरकार कौन कौन सी भूमिका निभाती है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास कक्षा 6ठी में जो हमारे पास कुछ पॉइंट दिए गए थे उसके आगे के पॉइंट यहाँ पर हमें दिए गए हैं। पहला क्या है? समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि सोचिए अगर सड़क पर जो है ट्रैफिक का कोई नियम नहीं होगा, समाज में कोई कानून नहीं होगा या फिर सब अपनी मर्जी करेंगे तो चारों तरफ क्या हो जाएगा? अव्यवस्था फैल जाएगी। क्या फैल जाएगी? अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए सरकार कानून बनाती है और उसे लागू करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास दिया गया है लोगों के लिए शांति स्थायित्व एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना। लोगों के लिए शांति स्थायित्व यानी कि देश के अंदर शांति बनी रहे। स्थायित्व क्या होता है? यानी कि स्थायी रूप से शांति रहे, उसको सुनिश्चित करना जो है सरकार का एक अहम काम हम देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है अन्य देशों के साथ संबंधों का संचालन करना, ठीक है। यानी कि हमारे देश के संबंध दुनिया के बाकी दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के रहेंगे, ये भी सरकार का ही एक कार्य है। किस प्रकार का हमारा उनके साथ व्यापार रहेगा, ठीक है। ये भी जो है सरकार ही सुनिश्चित करती है। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं और दूसरे देशों के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इत्यादि हैं वो भी हमारे देशों में आते रहते हैं। जो हम देखते हैं न्यूज़ में भी हमें देखने को मिलता है कि अभी रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका दौरा है, कभी हम देखते हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका हमारे देश में दौरा है, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि देश की जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करना और पूरे राष्ट्र को जो है सुरक्षित रखना सरकार का एक बड़ा कर्तव्य है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य व्यवस्था है या फिर आधारभूत संरचना है, उसकी आपूर्ति करना भी सरकार का ही काम है। आधारभूत संरचना कौन सी होती हैं? जैसे कि बिजली है, पानी है, सड़कें हैं। और आप यहाँ पर जो है हमारे पास चित्र 9.2 जो दिया गया है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से चित्र दिखाए गए हैं कि सरकार के ये कार्य होते हैं, ठीक है। इसके आगे हमें क्या दिया गया है? आगे दिया गया है अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों का प्रबंध करना, यानी कि देश का पैसा, व्यापार है, बजट है, किस तरह से चलेगा, ये सब कुछ
सरकार ही तय करती है, यानी कि देश की तरक्की किस प्रकार से होगी इसका प्रबंध करना भी सरकार का कार्य है। अब देखिए लास्ट पॉइंट जो हमारे पास दिया गया है कि लोगों के कल्याण एवं उनके जीवन को उन्नत बनाने के लिए कार्य करना। ठीक है, गरीबों के लिए योजनाएं बनाना, लोगों की भलाई का काम करना ताकि जो सबका जीवन स्तर है वो बेहतर हो सके, उन्नत हो सके, ये क्या है, सरकार का कार्य है। आप यहाँ पर चित्र 9.2 जो दिया गया है यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि आप यहाँ पर देखेंगे, आइए पता लगाएं, हमारे पास एक दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है, क्या आपको अपनी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का यह चित्र याद है। यानी कि ये चित्र जो है आपके कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और इसके नीचे क्या कहा गया है कि सरकार के बहुत से अन्य कार्य हैं जो आपने कक्षा 6 में पढ़े हैं। ठीक है, उनको आपको सूचीबद्ध करना है, या फिर जो अन्य कार्य हैं जो आपके दिमाग में आते हैं कि सरकार आपको किस किस प्रकार से सहायता करती है, उन्हें आपको सूचीबद्ध करना है। इसके बाद देखिए जो हमारे पास इस पेज का लास्ट पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि कक्षा 6 में हमने ये सीखा था कि भारत एक लोकतांत्रिक सरकार है। भारत में क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन संसार के सभी देशों में ऐसा होता नहीं है। भारत की तरह कई देश ऐसे हैं जहाँ पर कि लोकतंत्र देखने को मिलता है, लेकिन सभी जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो भी एक जैसी नहीं होती हैं, वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसलिए इस अध्याय में जो है हम सरकार के कुछ अलग अलग जो प्रकार हैं उनको गहराई में समझने वाले हैं। ठीक है, अब यदि हम अगले पेज पर चलते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि लोकतंत्र क्या है। सबसे पहला हमारे पास यही हेडिंग हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारे पास ये दिया गया है कि कक्षा 6 में भी हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र को सबसे अच्छी तरह जनता के शासन के रूप में समझा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो सारी शक्तियाँ या फिर जो सत्ता का स्रोत है वो किसके पास होता है, जनता के पास होता है। ठीक है, यानी कि जो असली पावर है वो जनता के अपने हाथ में होती है। अब देखिए हमें इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया है, किस चीज़ का, लोकतंत्र संबंधी विद्यालय का एक उदाहरण हमें यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि विद्यालय में कई प्रकार की अनेकों गतिविधियाँ करवाई जाती हैं। ठीक है, विद्यालय अनिवार्य रूप से करते हैं। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे जो विद्यालय हैं वहाँ पर एक समय सारिणी का उपयोग किया जाता है, यानी कि एक टाइम टेबल होता है जिसके अकॉर्डिंग ही हम सारी क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, लंच टाइम कब होगा ये भी हमें इसी टाइम टेबल को देख करके पता चलता है। इसके अलावा क्या होता है, खेल कूद का आयोजन किया जाता है। मिड डे मील का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि दिन में लंच होता है, कुछ बच्चों को मिड डे मील मिलती है, कुछ स्कूलों में बच्चे घर से ही खाना लेकर के जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जो बच्चे मिड डे मील खाते हैं उनको वहाँ पर अपने बर्तन भी साफ़ करने पड़ते हैं। प्रेयर में कौन कौन से बच्चे स्टेज पर जा कर के बोलेंगे, कौन से न्यूज़ पढ़ेंगे, कौन से सुविचार कहेंगे, और कौन से जो बच्चे हैं उनकी ड्यूटी क्या होगी, प्रेयर गाना होगी। ठीक है, इसके बाद क्या हमें देखने को मिलता है कि कुछ गतिविधियां जो होती हैं उनको निर्धारित किया जाता है, जैसे कि जो बस्ता रहित दिवस होते हैं, नो बैग डे जिसे हम कहते हैं। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके स्कूल में बस्ता रहित दिवस यानी कि नो बैग डे होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया है कि जो विद्यालय होता है वहाँ पर बहुत सारे कार्य होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अपने विद्यालय में भी देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, इन कार्यों को करने के लिए जो प्रधान अध्यापिका है यानी कि जो प्रिंसिपल है उनको विद्यालय में एक विद्यार्थी समिति का गठन करने की आवश्यकता महसूस होती है। ठीक है, अब जो हमारी विद्यार्थी समिति होती है इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं स्टूडेंट कमेटी, यानी कि ये एक ग्रुप होगा या फिर जो हम कह सकते हैं कि एक समिति होगी जिनका कार्य क्या होगा, विद्यार्थी इन जो हमने अभी क्या कहा था कि स्कूल में अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अब इन कार्यों को संचालित करने के लिए और जो उपयोगी नियम है यानी कि स्कूल में कौन कौन से नियम होने चाहिए, इन सबको बनाने में अपना एक अहम हिस्सा कौन निभाएगा, जो हमारी विद्यार्थी समिति है। ठीक है,
और क्या दिया गया है इसमें, और इनको जो है अनुपालन करने के लिए कि ये जो कार्य हैं ये विद्यालय में अच्छे से क्रियान्वित हो सके, यानी कि इनका सभी पालन करें, इसको सुनिश्चित करने के लिए भी जो हमारी विद्यार्थी समिति है ये अपना अहम भूमिका निभाएगी। ठीक, अब क्या कहा गया है, लेकिन जो हमारी प्रधान अध्यापिका है उनके सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न देखने को मिलता है कि इसके जो मेंबर होंगे वो कौन होंगे। ठीक है, यानी कि जो हमने अभी विद्यार्थी समिति बना दी है जो क्या करेगी, जो विद्यालय में जो कानून व्यवस्था है यानी कि जो नियम है उनका पालन करने में सहायता करेगी, और जो विद्यार्थी समिति है वो क्या करेगी, जो हमारे विद्यालय के जो काम हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। लेकिन अब जो प्रिंसिपल हैं उनके दिमाग में क्या है कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको इस कमेटी में रखा जाए, यानी कि इसके जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे और किसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। इसलिए क्या होता है, जो प्रधान अध्यापिका हैं वो क्या करती हैं, प्रार्थना सभा में इस विषय पर चर्चा करती हैं। उन्होंने बच्चों के सामने प्रस्ताव रखा कि कितना अच्छा होगा यदि विद्यार्थी स्वयं आगे आकर के कार्यों का दायित्व लें, यानी कि जिम्मेदारी लें। ठीक है, जिसके लिए एक विद्यार्थी समिति का गठन किया जाएगा। यह बात सुनकर सारे विद्यार्थी एकदम उत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, अब उनको भी तो इसमें अपना भूमिका निभानी है, इसलिए सब एकदम से उत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, आपस में चर्चा करने लगते हैं। लेकिन आपकी पुस्तक में देखिए चित्र जो 9.3 दिया गया है, इसमें भी बच्चे आपस में कैसे बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कक्षा 12 की एक लड़की है जिसका नाम है नगमा। वो क्या कहती है कि कक्षा 12 जो है वो पूरे स्कूल में सबसे सीनियर क्लास है। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए कि हमारी ही कक्षा को दायित्व मिलना चाहिए इस चीज़ का, विद्यार्थी समिति में हमारी ही कक्षा के विद्यार्थी होने चाहिए। तो अब शोभा क्या कहती है, लेकिन आपकी पढ़ाई जो है कुछ ही महीनों की रह गई है, यानी कि आप तो स्कूल छोड़ कर के चले जाएंगे क्योंकि आप कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं। इसलिए जो कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं उन्हें ही ये दायित्व मिलने चाहिए, यानी कि जो हमने अभी समिति बनाई थी, विद्यार्थी समिति बनाई थी, उसमें कक्षा 11 के ही बच्चे होने चाहिए। तो इसके बाद क्या है, गुरप्रीत क्या कहता है कि यदि केवल एक ही कक्षा के विद्यार्थी जो हैं वो इस कमेटी में होते हैं, इस समिति में होते हैं, वही सारे दायित्व संभालेंगे, तो अन्य कक्षाओं के समक्ष आने वाली जो समस्याएं हैं, क्या हो सकता है कि जो कक्षा 6ठी है उनकी कुछ अलग समस्याएं हो सकती हैं, कक्षा 7 की कुछ अलग समस्याएं हो सकती हैं। तो जो हर कक्षा है उसकी समस्याएं सामने किस प्रकार से आ पाएंगी यदि कोई एक ही जो क्लास है वो पूरी जिम्मेदारी संभालती है पूरे स्कूल की। तो इसमें आगे एक रोचक स्थिति हमारे सामने देखने को मिलती है, जिसमें विद्यार्थी अंततः 3 विकल्पों पर पहुंचते हैं। क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 जो विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि विद्यालय में सभी विद्यार्थी समिति का हिस्सा बन सकते हैं और अपना अपना दायित्व निभा सकते हैं। लेकिन यदि पूरे स्कूल को ही हम विद्यार्थी समिति का हिस्सा बना देंगे तो शासन किसके ऊपर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक प्रॉब्लम देखने को क्या मिल सकती है कि यदि हर एक बच्चा जो है वो इस समिति का हिस्सा बन जाएगा, अपना अपना दायित्व निभाने लगेगा, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, एक कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा, तीसरा कुछ और बोलेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो हमारे पास विकल्प देखने को मिलता है, प्रधानाध्यापिका स्वयं विद्यार्थी को चयन करके समिति का निर्माण कर सकती हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास तीसरा विकल्प है उसमें क्या है, विद्यार्थी मतदान के आधार पर अपने प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि ही समिति का सदस्य बनेंगे। क्या देखने को मिलता है, प्रतिनिधि शब्द यहाँ पर हमें एक देखने को मिलता है जिसका अर्थ क्या होता है, वह व्यक्ति जिसे किसी अन्य व्यक्ति या फिर समूह की ओर से कार्य करने या निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया हो। ठीक है, जैसे आपने अपने आसपास इलेक्शन होते हुए देखे होंगे। इलेक्शन में क्या होता है, हम अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं।
जैसे हमारे सामने क्या होता है, कांग्रेस को वोट दीजिए, बीजेपी को वोट दीजिए, या फिर अगर निचले स्तर पर चले जाएं तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के चुनाव चिन्ह होते हैं, जैसे कि कुछ को सेब मिला होता है, कुछ को गुड़िया मिली होती है, आम मिला होता है, जिसे हम चुनाव चिन्ह कहते हैं। तो वो चुनाव चिन्ह क्या होते हैं, ताकि लोग अपने प्रतिनिधि को जिता सकें। हम सब खुद शासन नहीं करते हैं, हम अपनी साइड से किसी नेता को जिताते हैं, ठीक है, किसी प्रतिनिधि को जिताते हैं जो आगे जाकर के हमारी बात रखता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, आइए पता लगाएं। हमारे पास दिया गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि तीनों तरीकों में से आपको अधिक प्रभावशाली कौन सा तरीका लगता है और क्यों लगता है। ये आप कमेंट करके बताएंगे कि जो अभी आपने 3 विकल्प देखे, 3 तरीके देखे, उसमें से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगता है। ये जो है हमारे पास 3 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है ये आपको कमेंट करके बताना है, और उसके पीछे का आप एक रीज़न भी दे सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, पहला तरीका जो है वो आकर्षक लगता है हमें देखने में, ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सदस्य जो है वो बन जाएंगे, सभी लोग जो हैं सदस्य बन जाएंगे, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे यदि हम विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को समिति का सदस्य बना देंगे। तो सोचिए कितनी भीड़ हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, और निर्णय जो है वो बहुत कठिन हो जाएगा लेना, क्योंकि इतने सारे लोग यदि इकट्ठे हो जाएंगे तो किस प्रकार से निर्णय लिया जाएगा। अब देखिए जो दूसरा हमारे पास तरीका दिया गया है, ठीक है, कि जिसमें क्या होगा, जो प्रिंसिपल हैं वो खुद ही स्वयं जो है समिति के विद्यार्थियों को चयन कर सकती हैं, इसलिए जो है अधिकांश विद्यार्थियों को तो कोई दायित्व मिल ही नहीं सकता है, कि हो सकता है कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनके कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स हों जिनको वो आगे कर देंगी, ठीक है, या फिर कोई और भी यदि टीचर निर्णय लेता है तो सब टीचर्स के हमने स्कूल में देखा है कि कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन्हीं को मौका मिलेगा, सब विद्यार्थियों को तो यहाँ पर मौका भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें तीसरा जो तरीका है उसे दिखाया गया है, इसमें प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी जो हैं अपने बीच से किसी एक विद्यार्थी को अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, ठीक है। प्रतिनिधि कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर व्यक्तियों के समूह के द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए चुना जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिनिधि कहा जाता है, ठीक है। यह प्रतिनिधि समिति का कार्य करेगा, अर्थात विद्यार्थी समिति में प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक जो है प्रतिनिधि सम्मिलित हो सकते हैं। ये हमें सबसे अच्छा एक तरीका लग रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। यदि आपके स्कूल में भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे स्कूल में तो नहीं थी, पर हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हमने ये देखा था, तो हम स्कूल में तो नहीं था, पर कॉलेज में भी हम प्रतिनिधि रहे थे अपनी क्लास के, और उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी हम प्रतिनिधि रहे थे। वहाँ पर हम इसको डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, यानी कि जो अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। क्लास तो छोटे लेवल पर होती है, डिपार्टमेंट कौन सा होता है कि यदि एक डिपार्टमेंट में कितने सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन सी कक्षाएँ वहाँ पर होती हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में हमारा डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क, एक डिपार्टमेंट था, उसमें पॉपुलेशन स्टडीज़ भी आता था, उसी में जो है वो स्टैटिस्टिक्स वाले भी आते थे, और उसी में जो है सोशियोलॉजी और सोशल वर्क भी आते थे, तो उसके हम डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे थे। चुना गया था कि हम अपने डिपार्टमेंट की जो बातें हैं, जो हमारे पास कुछ समस्याएं थी हमारे डिपार्टमेंट में, वो हमें पूरी कमेटी के सामने रखनी थी, ठीक है। इसी प्रकार से हिंदी डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, सभी के अपने अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और हमने भी एक कमेटी का वहाँ पर गठन किया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, आइए विचार करें। एक दिया गया है जो आप हरे रंग का एक डब्बा देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है कि विद्यालय का उदाहरण हमें प्रतिनिधि की अवधारणा और इसकी कार्यकारिणी को समझने में सहायता करते हैं, ठीक है। यद्यपि विद्यार्थी समिति संसदीय और विधायी समितियों से भिन्न होती है, यानी कि क्या कहा गया है कि जो हमारे स्कूल की जो समिति है वो देश की सरकार में बहुत ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिलता है,
ठीक है, विद्यालय में जो उदाहरण दिया है वहाँ पर प्रतिनिधि की अवधारणा को हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। लेकिन जो सरकार होती है या फिर जो संसद होती है, जो विधानसभा होती है, वो कुछ और तरीके से कार्य करती हैं। उसकी जो समितियाँ होती हैं वो स्कूल की समिति से भिन्न होती हैं। लेकिन हमने समझने के लिए अभी एक उदाहरण लिया था। ठीक है, जैसे कि विद्यालय के कक्षा प्रतिनिधि यानी कि क्लास मॉनिटर होते हैं या फिर जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या ठीक है, उनसे जो है हमारे संसद के जो प्रतिनिधि होते हैं और जो विधानसभा के प्रतिनिधि होते हैं वो भिन्न होते हैं। अपने कक्षा के शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए और इन विभिन्नताओं की सूची तैयार कीजिए। ये हमने ऑलरेडी जो है ऊपर जो हमारे पास विद्यालय वाला एक उदाहरण दिया गया था उसमें मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आगे देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, सरकार के कार्य हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए अध्याय के आरंभ में हमने चर्चा की थी कि सरकार के जो हैं कुछ दायित्व होते हैं जिनका वो निर्वहन करती है। ठीक है, उसी प्रकार से विद्यालय में विद्यार्थी समिति के भी विभिन्न दायित्व होंगे। जिस प्रकार सरकार आवश्यक नियम बनाती है और उनको क्रियान्वित करती है, उसको सुनिश्चित करती है कि लोगों को जो है इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, उसी प्रकार से जो विद्यार्थी समिति है वो भी आवश्यक नियम बनाती है, उन्हें लागू करती है और वो भी क्या सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थी इन नियमों का पालन अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है सरकार के यह तीनों ही दायित्व महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से दायित्व देखे हमने अभी? नियम बनाना, नियमों का पालन करवाना और उन नियमों को लागू करना। ठीक है, सबसे पहले नियम बनाए जाएंगे, फिर नियम लागू किए जाएंगे, उसके बाद ये देखा जाएगा कि लोग नियमों का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, कानून निर्माण करना क्या होता है, विधायी कार्य हम इसे कहते हैं। देश के कानूनों का निर्माण करना ही विधायी कार्य कहलाता है। ठीक है, किसी भी देश को अच्छी तरह से चलाने के लिए जो है कानून एक मजबूत और सशक्त आधार प्रदान करते हैं। इसके बाद क्या है, प्रशासन, कार्यपालिका। प्रशासन या फिर कार्यपालिका क्या होता है, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का क्रियान्वित करना यानी कि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना और उनके अनुसार देश का शासन चलाना ही कार्यपालिका संबंधी कार्य कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, न्यायिक कार्य हमें दिए गए हैं। न्यायिक कार्य क्या होते हैं, बनाए गए जो कानून हैं उन्हें सही व्याख्या करना उनकी, और यदि कोई विवाद हो जाता है तो उन पर निपटारा करना यानी कि न्यायिक कार्य करना कहलाता है। ठीक है, प्रशासन कार्यपालिका है उसमें क्या होता है, कानूनों को क्रियान्वित किया जाता है। लेकिन जो न्यायिक कार्य है वहाँ पर क्या होता है, कानूनों की सही व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि कुछ लोग क्या है कानून को अलग ढंग से समझ सकते हैं, तो उनकी व्याख्या करना कि किस आधार पर और किस चीज़ के लिए ये कानून बनाए गए हैं, ये किसका कार्य है, न्यायिक कार्य है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया गया है, लोकतंत्र को जनता के शासन के रूप में जाना जाता है। ठीक, आगे हमें लोकतंत्र को जो है सीधे शब्दों में क्या कहा गया है, जनता के शासन के रूप में जाना जाता है। जो लोकतंत्र होता है उसे जनता के शासन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे विद्यालय में प्रतिनिधि चुनने के लिए जो है तीसरी विधि यानी कि मतदान का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया, मतदान का उपयोग किया गया, यानी कि लोगों ने वोट डाला, इस विधि को जो है उन्होंने अपनाया। इसी प्रकार लोकतंत्र में भी देश की जो जनता है वो स्वयं पर शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। किसको चुनती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, उनका चुनाव किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि इलेक्शन चल रहे हैं। हालांकि दुनिया के सभी जो देश हैं उनके प्रतिनिधियों को चुनाव के लिए एक जैसी प्रणाली या फिर तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसे हम आगे विस्तार से समझेंगे।
ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा कि लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ पर जनता अपने ऊपर शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, कुछ लोगों को चुनती है जो कि संसद में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? संसद में जाते हैं, विधान सभा में जाते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, लोगों के ऊपर शासन करते हैं। तो लोग क्या है, अपने ऊपर शासन करने के लिए दूसरे लोगों को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। अब देखिए आगे क्या है, क्या आप जानते हैं, हमारे पास एक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक चित्र देखने को मिल रहा है, चित्र 9.4। अपनी पुस्तक में बने हुए चित्र 9.4 को जो है आपको ध्यान से देखना है। देखिए आपको ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसमें आपको नीचे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कहा गया है कि 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे इब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया था। एक बहुत प्रसिद्ध ये परिभाषा है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, जब भी आपको लोकतंत्र की कोई परिभाषा पूछी जाती है तो आप क्या कहेंगे, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। किसने ये कहा था? इब्राहम लिंकन जी ने ये कहा था। ठीक है, जो आज भी व्यापक रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर जो ये दी गई है डेफिनेशन, इसको तो आप रट लीजिए क्योंकि ये आपको आने वाले समय में भी बहुत काम आएगी। ठीक, अब ये जो हमारे पास चित्र है ये क्या है, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से लिया गया है, USA से लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, ये चित्र किसने बनाया है? वेडर द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया था? 1896 में बनाया गया था। इसमें क्या है, ये भित्ति चित्र है। ठीक है, क्या है ये? भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र क्या होता है? भित्ति चित्र होता है एक विशाल पेंटिंग या फिर कलाकृति जिसे सीधे दीवार या फिर छत पर बनाया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? भित्ति चित्र कहा जाता है। कहाँ पर बनाया गया है? USA में बनाया गया है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से ये लिया गया है। देखिए यहाँ पर हम ये देख सकते हैं और इसका नाम क्या है? सरकार, इस चित्र का नाम है। ठीक है, इसके आगे का चैप्टर हम अगले भाग में करेंगे क्योंकि अभी तक आपके दिमाग में भी वरना खिचड़ी पक जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी समझने वाला चैप्टर होते हैं ये जो हमारे पास सामाजिक विज्ञान में हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि सरकार के कार्य कौन से होते हैं। ठीक है, और क्या देखा कि किस प्रकार से लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और हमने लोकतंत्र के बारे में अभी तक यहाँ पर समझा है। ठीक है, यदि आपको कोई भी विषय जो है अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम अगली वीडियो में उसको पक्का कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ चित्र भी दिखाए गए थे जहाँ पर हमने सरकार के कार्यों को ध्यान से देखा था। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी बात समझ में आती है जो हम पढ़ाते हैं, या फिर आप किसी और तरीके से पढ़ना चाहते हैं। हम उस पर भी ज़रूर से ध्यान देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।